बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूलर अर्थमेटिक, और मॉड्यूलर अर्थमेटिक लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है, और आपने ये सेकंड लेक्चर है आपका, और आपने इस लेक्चर्स को इन लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखना है ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक से रिलेटेड है। पहले आप उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देखें, फिर आप इस वीडियो की तरफ मूव करें। और अपने अपने कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मॉड्यूलर अर्थमेटिक। एक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखा था, और फिर कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो की मैंने कुछ बात की थी आपके साथ कि किस तरह दो मॉड्यूलो जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज़ हो रहा था मेरे लास्ट अगर लेक्चर को अगर आप डिटेल से देखेंगे, जैसे मैंने इसमें एक एग्जाम्पल पोस्ट की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप तमाम इंटीजर्स का मॉड 5 कैलकुलेट करते हैं, तमाम इंटीजर्स के लिए मॉड 5 निकालते हैं, तो आपने नोट किया होगा इस बात को कि जब हम 1 मॉड 5 निकालते हैं तो इसका रिजल्ट 1 के इक्वल आता है। सिमिलरली 2 मॉड 5 में का रिजल्ट 2 के इक्वल होता है। यानी वो तमाम नंबर्स जो 5 से लेस हैं उन तमाम का आंसर सेम नंबर्स मॉडुलस निकल आता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास। और एक बात तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आती है, हमें बहुत सिंपल वे में हम ये समझ आती है कि जब हम जो है वो डिवाइड करते हैं 1 को 5 के साथ, तो जो आपका आंसर है वो आपका फ्रैक्शनल आंसर जनरेट होता है। ठीक है जी, आंसर में फ्रैक्शन आता है। चूँकि ये इंटीजर्स का टॉपिक है तो फ्रैक्शन तो बिल्कुल अलाउ नहीं है आपके पास, आप तो इंटीजर्स की बात करने वाले हैं। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आता है तो हम अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर एक टेक्निक अप्लाई किया करते थे, जिसे हम कहते थे राउंड ऑफ कर रहे हैं हम बेसिकली ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आंसर, परफेक्ट आंसर को फॉर्म करने के लिए, नहीं इंटीजर्स आंसर को फॉर्म करने के लिए राउंड ऑफ ही कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक डेफिनेशन को यूज़ करूँगा, वो यानी किसी लॉजिक के थ्रू चूँकि ये काम होगा। और वो डेफिनेशन है बेसिकली किसकी, उस डेफिनेशन को हम कहते हैं कौन सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन कहलाती है आपके पास उसको हम कहते हैं, एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन, राइट। कौन सा दो फंक्शंस आप कंप्यूटर साइंस वाले बहुत अहम होते हैं, एक सीलिंग फंक्शन कहलाता है, एक सीलिंग फंक्शन होता है ऐसे लिखते हैं, और एक फ्लोर फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीलिंग और फ्लोर फंक्शन का आपस में क्या कॉन्सेप्ट है, और उससे हम यानी 4 मॉड्यूलो 9 में एज एन एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ कि 4 मॉड्यूलो 9 का आंसर, चूँकि 9 से 4 वैल्यूज़ हैं आपके, 9 4 लेस हैं आपके पास, तो आपका जो आंसर है वो 4 के इक्वल कैसे आता है, तो उसको हम ज़रा प्रूफ करके भी देखते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड 4 बाय 9। जब हम 4 को 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है। व्हेन वी डिवाइड अ डिविडेंड ए बाय अ डिवाइजर बी वी गेट अ क्वोशंट क्यू विद द रिमाइंडर आर। यानी ए को बी से आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्वोशंट एक निकलता है, क्वोशंट जो रिजल्ट होता है आपके पास विद रिमाइंडर आर। और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो रिमाइंडर है आपके पास, इस रिमाइंडर की लिमिट क्या होगी। तो ये बात बहुत कॉमन है कि रिमाइंडर का रिजल्ट ज़ीरो हो सकता है कि अगर वो परफेक्टली डिविजिबल हो, लेकिन उसका जो रिमाइंडर है वो उसके डिवाइज़र से यकीनन कम होगा। तो जो रिमाइंडर की जो लिमिट होती है वो बेसिकली ज़ीरो लेस देन एंड इक्वल टू आर लेस देन एंड इक्वल टू बी के इक्वल होती है, यानी ज़ीरो और बी के दरमियान आपके पास वो मौजूद होगा। इफ़ वी कैन फाइंड द रिमाइंडर आर इन द एक्सप्रेशन अबव, देन वी कैलकुलेट ए मॉड बी। तो अब हम ए मॉड बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सिंस a mod b is equal to r, ठीक है जी। इफ़ यू फाइंड द रिमाइंडर r इन द एक्सप्रेशन अबव देन वी कैलकुलेट a b mod b। अगर इसमें अगर हमें जो है वो अगर हमें r मिल जाता है इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम इजीली a mod b को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हम लास्ट सेशन में अंदर अच्छे तरीके से भी देख चुके हैं। तो अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं और आपको समझाते हैं कि जो 4 mod 9 है इसका आंसर 4 के इक्वल किस तरीके से होगा। तो इस एग्जांपल में आवर डिविडेंड जो है वो a इज़ इक्वल टू 4 है, और जो हमारा डिवाइज़र होगा वो b इज़ इक्वल टू 9 होगा, और हमने 4 मॉड 9 का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। यानी हम प्रूफ करने वाले हैं कि इसका आंसर 4 के इक्वल आता है। इफ़ वी कैन कैलकुलेट q देन वी कैन कैलकुलेट r। तो अगर आपको जो है वो क्वोशंट मिल जाए देना, आप जो है वो रिमाइंडर को कंप्यूट कर सकते हैं। वी कैन रीराइट द एक्सप्रेशन a इज़ इक्वल्स टू क्यू बी प्लस r। और ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। वैसे ये फॉर्मली आगे भी आएगा आपके पास, ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। यानी रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि आपको, चले मैं दोबारा से इसके एक एग्जांपल बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर
सिंपल सी बात यह है कि सपोज़ कीजिए कि 13 है और उसको आपने 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 6 टाइम्स जाएगा और इसका रिजल्ट होगा 2 और आंसर आएगा 1। तो इट मीन्स कि जो 30 आपका डिविडेंड है ये इक्वल होगा आपके किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशंट और प्लस रिमाइंडर के, यानी कोशंट इसमें हो जाएगा 6, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 और 1 जो है वो रिमाइंडर है। तो ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि जब हम इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं, किसी नंबर्स को किसी नंबर के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर कोशंट को कंप्यूट करने के लिए ये क्यों कोशंट होता है और आर इसका रिमाइंडर होता है, तो आप इस एक्सप्रेशन को रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जो है वो क्या कैलकुलेट करना था? 4 mod 9 कैलकुलेट करना था, यानी आप जो है वो 4 को 9 से डिवाइड करने वाले हैं और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आप इसको इट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखी है मैंने, और उसको ऑल्टरनेटिवली हम इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं कि ये Q जो है वो यहाँ पर, यानी जो कोशंट है उसका, जो कोशंट का मतलब है हमारा आंसर होता है, तो मैं अगर Q B से इसको जो है थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड करवा दूँ, तो ये A/B इज़ इक्वल टू Q प्लस R/B के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात मुझे पहले से पता है, वो ये कि जो मेरे पास R की जो लिमिट होती है वो 0 से B के दरमियान होती है। ठीक है जी, ये बात हम पहले से पता है। तो दिस इज शो दैट हाउ टू फाइंड Q। तो ये बताता है आपको कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्यूट कर सकते हैं। तो जो R के लिमिट है आपके पास वो बेसिकली 0 से B के दरमियान होती है, ये बात आपसे क्लियर हो चुकी है। तो ये यहाँ पर B जो है वो बेसिकली B जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात हमें नज़र आ रही है। तो B अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये R/B बन जाएगा। तो R/B की जो लिमिट होगी वो 0 to 1 होगी। तो ये R/B की कंडीशन आ गई, और ये जो R/B 0 to 1 है, इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन फॉर फ्लोर फंक्शन। तो चाहे तो आप इंटरनेट के ऊपर फ्लोर फंक्शन को सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे टॉपिक जो है वो फ्लोर फंक्शन को एक्सप्लेन करना नहीं है। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है 0 to 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर लेस देन 1, तो ये 0 to 1 की जो कंडीशन है और ये कहलाता है, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फ्लोर फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है जी। तो इफ़ वी कैन यूज़ द डेसिमल, इफ़ वी यूज़ द डेसिमल डिवीजन टू फाइंड A/B, देन Q विल बी, तो जो आपका कोशंट होगा वो कोशंट आपका, ये फ्लोर फंक्शन का सिंबल है, ये कोशंट बन जाएगा आपके पास A/B, यानी A डिवाइड्स B। ठीक है जी, ये बात आपकी समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि इस सिंबल के अंदर जो कुछ लिखा होता है मीन्स दैट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब होता है कि आपने अगर इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन के अंदर, तो उसमें आपने कौन सा नंबर असाइन करना होता है, यानी ये जो फ्लोर फंक्शन है, ये फ्लोर फंक्शन क्या करता है, मीन्स नेक्स्ट टू ए स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 1। आपने उस नंबर से जो नेक्स्ट नंबर है जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए और स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x, जो x के बराबर होगा या x से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये कहलाता है फ्लोर फंक्शन। मिसाल के तौर पर पहले एक एग्जांपल देते हैं, फिर वापस से हम इसकी तरफ चलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 के लिए फ्लोर फंक्शन लिखना चाहूँ तो उसका रिजल्ट 2 के इक्वल होगा, और अगर 7.25 का जो फ्लोर फंक्शन लिखना चाहूँगा तो 7.25 का जो फ्लोर फंक्शन होता है, यानी 7.25 से जो लेस वैल्यूज होती है वो 7 के इक्वल होती है। इसी तरीके से माइनस के 5.1 से जो लेस वैल्यूज होती है वो -6 के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि बताएं कि जब मैं 4/9 का फ्लोर फंक्शन लिखता हूँ तो क्या रिजल्ट होगा, तो आप नोट करें तो 4/9 से जो डेसिमल जनरेट होगा वो होगा 0 पॉइंट समथिंग कर। तो इट मीन्स कि उससे जो लेस नंबर होगा वो कौन सा होगा, इंटीजर, वो होगा 0 के इक्वल। तो जो मेरा क्वोशंट है वो आ गया 0 के इक्वल। और जो मेरा फार्मूला था, फार्मूला क्या था, जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में जो फार्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू QB प्लस R, और आप कह रहे हैं कि जो आपका क्वोशंट है वो 0 के इक्वल है। तो जब आपका क्वोशंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्वोशंट 0 के इक्वल हो जाएगा, तो आप जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो इट मीन्स जो भी आपका रिमाइंडर है वो जो बचेगा वो आपको होगा आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बन जाएगा आपके पास 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैलकुलेट करेंगे 4 mod 9, तो 4 mod 9 का मतलब होगा कि हम बेसिकली फ्लोर फंक्शन लिख रहे हैं किसके, 9/4 के, सॉरी 4/9 के। तो 4/9 का जो फ्लोर फंक्शन है, सॉरी ये मैं इसका जो आंसर है ये मॉड के साथ तो नहीं, मैं ये इसका आंसर आपने निकालना है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि जब हम जो है वो 4 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो जब हम 4 को 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर निकलता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी जो इसका कोशंट है वो कोशंट आपको बताता है कि इसका कोशंट क्या निकलेगा। इसका कोशंट बन जाएगा आपके पास 4/9 और ये बेसिकली एक फ्लोर फंक्शन होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो अगर ये आपका फ्लोर फंक्शन होगा तो आपको बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो जब इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वो आपको बता देंगे, रिमाइंडर थ्योरम में जो आपके पास आंसर है, जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता लग गई आपके पास कि जब भी कभी आपके पास 4 mod 9 लिखा हो, यानी आप जो है वो 9 से छोटे जितने भी नंबर्स का जब आप मॉड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका आंसर सेम नंबर आ जाता है आपके पास, तो आंसर 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा है कि 5 mod 9 क्या होता है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 9 से जो रिमाइंडर जनरेट होगा, कोशंट होगा इसका 0, और रिमाइंडर थ्योरम आपको बताएगा कि इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलरली 6, 7, 8 mod 9 तक जो इसका आंसर है वो सेम नंबर होगा, जबकि 9 mod 9 का जो आंसर होगा वो 0 के इक्वल, क्योंकि 9 से डिवाइड होता है और वो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो जो मैंने अपनी लास्ट लेक्चर अपने अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको कांग्रेस मॉड्यूल के मुतालिक बताया था, तो कांग्रेस मॉड्यूल के अंदर जो आप देख रहे थे कि 1 mod 5, 2 mod 5, 3 mod 5 और 4 mod 5 का आंसर सेम नंबर्स थे। तो उसका रीज़न ये है यहाँ पर कि वो उसका जो कोशंट होता है वो बेसिकली फ्लोर फंक्शन के थ्रू कंप्यूट किया जाता है, जो बेसिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है और जो हमेशा 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल होने की वजह से उसका कोशंट 0 के इक्वल हो जाता है, इसीलिए जो भी नंबर आप लिखते हो वो बेसिकली उसका रिमाइंडर बन जाता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। राइट, चलिए जी, अब हम बात करते हैं कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके पास। बिफोर प्रोसीडिंग द इम्पॉर्टेंट टू द रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ प्रोसीड करने से बेहतर है कि आप पहले इसके कुछ आप देख लें, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देख लें। किसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देख लें कि जैसे आपने कांग्रेस मॉड्यूल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर A इज़ कॉन्ग्रेंट टू B mod C, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A mod C कॉन्ग्रेंट टू B mod C। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिमिलरली इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि C डिवाइडेड बाई A माइनस बी, यानी C डिवाइड्स A माइनस बी। C डिवाइड्स A माइनस बी का मतलब होता है A माइनस बी डिवाइडेड बाई C। दिस सिंबल मीन्स डिवाइड्स और इज द फैक्टर ऑफ दिस। इसको हम डिवाइड्स भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है जी, तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि अगर कोई कांग्रेस मॉड्यूल आपको मिलता है, जैसे कि अब एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप A को B से माइनस करके C से डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल होगा। और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम कि अगर दो नंबर्स आपके पास जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, अगर वो कॉन्ग्रेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर मॉड के लिए, अगर वो कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उस पर रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है कि जो फर्स्ट नंबर है आपके पास और वो जो ये सेकंड नंबर है आपके पास, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, बट ये जो मॉड सी है आपके पास ये k टाइम्स ऑफ सी बन जाता है। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। याद रखना है कि अगर ये दो नंबर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट ये जो जिस नंबर से आप मॉड लेते हैं ये बेसिकली k टाइम्स हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम वेयर k सम इंटीजर्स होते हैं। अब यही सारी बातें हम यहाँ पर एक एज एन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो एग्जाम्पल में ये बात हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल ये 13 एंड 23 mod 5 से इसका ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, और ये मैंने किस तरह कॉन्ग्रेंट निकाले, ये वो जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जिसके अंदर 13 और 23 जो है वो सेम क्लास के अंदर लाई करते थे, सेम इक्वलेंस क्लास के अंदर लाई करते थे, तो मैंने उसको यहाँ से लिखा है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि 13 mod 5 इज इक्वल टू 23 mod 5। 13 mod 5 किसके इक्वल होगा, 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से 23, 5 4 20, आंसर आ जाएगा 3। तो दोनों का रिमाइंडर 3 के इक्वल है, तो इट मीन ये ठीक हो गया। सिमिलरली मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ कि ये जो आपका mod 5 है, 5 जो है 5 डिवाइड्स करता है किसको, 13 माइनस 23 को। चेक करते हैं, 13 माइनस 23 का जो आंसर होगा वो -10 होगा, तो -10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर हो गया -2, तो इंटीजर इसका रिजल्ट आ रहा है विच इज़ ट्रू, तो इट मीन्स कि ये डिविजिबल भी होता है। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 13 इज इक्वल टू 23 प्लस k टाइम्स ऑफ 5, और k को कोई ऐसा इंटीजर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर k इंटीजर पॉसिबल होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, वो होगा -2। जब हम -2 रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपकी आसानी से ये सारी बातें समझ आ गई होंगी आपको। अब हम एक और बात करते हैं कि वो ये
कि मैंने अपनी जब मैं आपको रिलेशन का चैप्टर पढ़ा रहा था तो रिलेशन के चैप्टर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था। उस क्वेश्चन में ये कहा था कि कांग्रेस मॉड्यूली जो होता है वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कांग्रेस मॉड्यूली का क्या मतलब है? कांग्रेस मॉड्यूली का मतलब ये है कि दो नंबर जो हैं वो एक दूसरे के कांग्रेंस हो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूली के लिए। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी आपके सामने कि मॉड 5 के लिए कुछ नंबर जो हैं वो कांग्रेंस थे। जैसे कि आप इसी एग्जाम्पल को ले लें कि 13 और 23 जो हैं वो एक दूसरे के कांग्रेंट हैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूली के लिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम कहते हैं कि कांग्रेंस मॉड्यूल, ये कांग्रेंस मॉड्यूल कहलाते हैं और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? रिलेशन के चैप्टर के अंदर मैं बहुत डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि ऐसी रिलेशन जो आपके पास सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव हो तो उसको हम कहते हैं कि वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। From the above example, we can concise that every pair of value in a slice are related to each other। पहली बात ये कि जो मैंने वो स्लाइस आपके सामने फॉर्म की थी, उस स्लाइस के अंदर हर नंबर जो होगा ऑफ कोर्स कि वो अपने आप से रिलेट करता होगा। We will never find a value in more than one slice। स्लाइस आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। हम एक स्लाइस के अंदर ऐसी दो वैल्यूज नहीं मालूम कर सकते हैं जो बेसिकली म्यूचुअली डिसजॉइंट हो। ऑफ कोर्स कि वो म्यूचुअली जॉइंट होंगी। और इफ़ वी कंबाइन ऑल दीज स्लाइसेस वी वुड फॉर्म अ पाई। अगर हम इस तरह के एक स्लाइसेस को फॉर्म कर लें, तो कंबाइन कर लें, तो वो बेसिकली एक पाई आपके पास वैल्यू बन जाएगी। जिस तरह पाई होता है आपके पास, ये वो वाला पाई नहीं है, ये खाने वाला पाई है, ठीक है जी। तो जो स्वीट डिश होती है बेसिकली, तो एक कंप्लीट आपके पास एक पाई बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस मॉड्यूलो सी इज एन इक्विवेलेंस क्लास। द कांग्रेस मॉड्यूलो सी इज एन इक्विवेलेंस क्लास। तो कांग्रेस मॉड्यूलो सी यानी दो नंबर्स एक दूसरे से कांग्रेंस है किसी मॉड्यूलो सी के लिए, तो वो एक इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हर नंबर जो होता है, पहली बात ये कि हर नंबर अपने आप से रिलेट कर रहा होता है किसी इस पर्टिकुलर मॉड के लिए। ये बात बहुत सिंपल है। तो ए जो होता है वो कॉन्ग्रेंट होता है ए के मॉड सी के लिए, दिस इज रिफ्लेक्सिव। और अगर मैं कहता हूँ कि इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड सी, देन कंपलसरी है कि बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड सी, ये सिमेट्रिक भी होगा। और इफ ए मॉड सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड सी एंड बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी मॉड सी, तो इट मीन्स कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू सी मॉड सी, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो याद रखें कि जो कांग्रेस मॉड्यूलो होते हैं वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो 3 और 8 मैं यहाँ से नंबर चूज़ कर रहा हूँ, ये 3 और 8 ऊपर आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, एक ही मैं क्लास से मॉड 5 की एक ही क्लास से मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। जो आपको पता है कि 3 से रिलेट करता है मॉड 5 के लिए, नहीं 3 मॉड 5 3 मॉड 5 दोनों का आंसर बराबर आएगा, तो इट मीन्स के रिफ्लेक्सिव है। और मैं कहता हूँ कि इफ 3 इज कॉन्ग्रेंट टू 8 मॉड 5, तो इट मीन्स देन 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 5, बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर 3 मॉड 5 का जो रिजल्ट होगा वही 8 मॉड 5 का रिजल्ट होगा, या 8 मॉड 5 का जो रिजल्ट होगा वही 3 मॉड 5 का रिजल्ट होगा। तो ये दोनों रिजल्ट चूंकि एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और हम कहते हैं कि 3 कॉन्ग्रेंट टू 8 मॉड 5 और 8 इज कॉन्ग्रेंट, अब ये 18 भी मैंने उसी क्लास से इस नंबर को चूज़ किया, तो 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 18 मॉड 5, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो 3 कॉन्ग्रेंट टू 8, यानी 3 मॉड 5 का आंसर 3 होगा, 8 मॉड 5 का आंसर भी 3 होगा। इसी तरीके से 8 मॉड 5 का आंसर भी 3 होगा और 18 मॉड 5 का आंसर भी 3 होगा। कैसे? 18 मॉड 5 इक्वल होता है 3 5 15 और इसका जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 इज कॉन्ग्रेंट टू 18 मॉड 5, यानी ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने आपके सामने डिस्कस की है कि ये जो रिलेशन कहलाता है, जो कांग्रेस मॉड्यूलो के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अच्छा जी, ऊपर मैंने आपके सामने जो है वो एक, तो यहाँ पर मैंने प्रूफ किया है कि कांग्रेस मॉड्यूलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो कांग्रेस मॉड्यूलो जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बात प्रूफ की। अच्छा, ऊपर जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन किया था। अब मैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम को जो है वो एक फॉर्मल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द रिमाइंडर थ्योरम इज दिस, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। ये ए क्या है आपके पास? डिविडेंड कहलाता है। बी जो है वो बेसिकली आपका डिवाइजर होगा, क्यू जो है वो कोशंट है और आर रिमाइंडर है। और आर के लिए जो लिमिट है वो बेसिकली 0 इज इक्वल टू, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो उसका आंसर 0 के इक्वल होगा, और ग्रेटर देन बी यानी डिवाइजर से कम होगा आपके पास, ठीक है जी। तो इसी चीज़ को हम फॉर्मली कहते हैं कोशंट रिमाइंडर थ्योरम, या हम शॉर्टकट में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहते हैं कि a इज़ इक्वल टू 7 है और b इज़ इक्वल टू 2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 7 मॉड 2, इसका आंसर 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, यानी मैं 7 मॉड 2 इज़ इक्वल टू 1, यानी 7 मॉड 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा। तो इसका मतलब ये होता है, टेक्निकली इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो 7 को डिवाइड करें 2 से, आंसर होगा 3 टाइम्स ऑफ 6 विच इज़ इक्वल टू 1। यानी अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग 7 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय q, अपनी मर्जी का आपने रखना होता है, विच इज़ इक्वल टू, ये आपका आता है यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर आप क्वोशंट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपको क्वोशंट क्या मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 3 मिल रहा है, और फिर आप यहाँ पर रिमाइंडर सर्च कर सकते हैं कि आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर आपके पास 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई हो रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में, तो आप इन दो वैल्यूज़ को, इधर मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, इन दो वैल्यूज़ को आप मॉड की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये इसका रिमाइंडर बना सकते हैं। यानी अगर मुझे इसको कोई चीज़ रिमाइंडर की फॉर्म में लिखी हुई है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ईजिली, दिस इज 7 मॉड 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर थ्योरम और मॉड वाली फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, हम उसको ईजिली से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, और मैंने ये बातें यहाँ पर बहुत डिटेल के साथ, बहुत एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।